Good evening, students. So, this is our lecture number 6 on the Bharati Sakshi Adhiniyam 2023. सो लेक्चर 5 तक के जितने भी नोट्स हैं, ठीक है, उसको एग्जॉस्टिवली मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दिया है. आप उसको प्लीज़ रेफ़र कर लेना, ठीक है. एंड अगर आप मेरे लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी ये लेक्चर्स बनाता हूं इसके नोट्स मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड करता हूं. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर. तो लास्ट लेक्चर में हमने संतोष कुमार सिंह वर्सेस स्टेट थ्रू सीबीआई के केस को एग्जॉस्टिवली कवर किया था, ठीक है. उसके सारे फैक्ट्स को समझा था. फैक्ट्स को समझने के बाद उसमें क्या फैक्ट इन इशू है उसको एसर्टेन किया था. एंड देन हमें ये पता चला कि इस पर्टिकुलर केस में कोई भी डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं था हमारे पास, ठीक है. हमारे पास कोई डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं था. एंड दैट्स वाई वी रिलाइड अपॉन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस to prove the case of prosecution. That the prosecution relied upon circumstantial evidence to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt. Is that clear? ठीक है. आई गेस आपको पिछले लेक्चर में कोई भी डाउट नहीं है. अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो प्लीज आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना. उस डाउट को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा, ठीक है. ओके. सो आज हमें ना थोड़े से थियोरटिकल टॉपिक्स को ही कवर करना है, ठीक है. इसमें हम लोग आज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को समझेंगे, ठीक है. देन वी विल गो टुवर्ड्स गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ अप्रेजल ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एंड देन वी विल कंक्लूड आवर लेक्चर विद द पंचशील रूल, ठीक है. इज दैट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. अब देखिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है, ठीक है. इसको समझते हैं हम लोग एक बार कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आखिर होता क्या है. देखिए जब भी हम किसी प्रोसीडिंग की बात करते हैं, ठीक है, एंड इफ नेसेसरली दिस प्रोसीडिंग इज क्रिमिनल इन नेचर, तो व्हाट हैपेंस हियर, जब हम यहां पे फैक्ट इन इशू की बात करते हैं तो क्रिमिनल केसेस में फैक्ट इन इशू क्या होता है? इट इज द इंग्रेडिएंट ऑफ द ऑफेंस. इट इज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस. मतलब अगर चार्ज फ्रेम हुआ है मर्डर का तो आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? आपको यह प्रूफ करना पड़ेगा द कॉजेशन ऑफ डेथ. और क्या प्रूफ करना पड़ेगा? इंटेंशन टू किल, ठीक है. सो दीज विल बी द फैक्ट इन इशू फ्रॉम द साइड ऑफ द प्रोसिक्यूशन. ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है. सो अगर मर्डर का केस है तो हमारे पास ये इंग्रेडिएंट्स है. अगर मर्डर का चार्ज लगा है तो हमारे पास ये इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं, इंटेंशन टू किल एंड कॉजेशन ऑफ डेथ. अगर ये इंग्रेडिएंट्स प्रूव हो जाते हैं तो वहां पर हम एक्यूज्ड को लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी अवॉर्ड कर सकते हैं एज ए पनिशमेंट. इज दैट क्लियर? ठीक है. ओके. सो इफ इट्स अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, so the fact in issue will be the ingredients of the offense. So what actually is the fact in issue? The fact in issue can also be called as main fact surrounding the proceeding, ठीक है. main fact which refers to the right, liability or disability, ठीक है. ओके. नाउ जब हम फैक्ट इन इशू की बात करते हैं तो हमें फैक्ट इन इशू को प्रूव करना पड़ेगा. अब फैक्ट इन इशू को दो प्रकार से प्रूव किया जा सकता है, ठीक है. ईदर वी कैन प्रूव द फैक्ट इन इशू थ्रू डायरेक्ट एविडेंस, ठीक है, और वी कैन प्रूव द फैक्ट इन इशू थ्रू रेलेवेंट फैक्ट्स विच वी ऑल्सो कॉल एज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, which is provided from section 4 till 50 of BSA. Is that clear? ठीक है. तो फैक्ट इन इशू को हम या तो डायरेक्ट एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं और वी कैन प्रूव इट थ्रू द रेलेवेंट फैक्ट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. व्हाट इज डायरेक्ट एविडेंस? ये मैंने आपको बताया था. डायरेक्ट एविडेंस हम बेसिकली कहते हैं ऑक्यूलर एविडेंस को. मतलब अगर किसी इंसान ने क्राइम को कमिट होते हुए देखा है, अगर हमारे पास कोई वीडियो प्रूफ है तो उसको हम डायरेक्ट एविडेंस का नाम दे सकते हैं. बिकॉज वहां पर जो क्राइम हो रहा है ना वो किसी ने अपनी आंखों से देखा है, और जब उसने अपनी आंखों से देखा है तो उसकी बातों पे हम ज्यादा रिलाई कर सकते हैं, ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या डायरेक्ट एविडेंस पे रिलाई करके ही
हम एक्यूज्ड को गिल्टी साबित कर सकते हैं? द आंसर इज यस, ठीक है, द आंसर इज यस एंड द आंसर इज नो ऑल्सो, ठीक है। डायरेक्ट एविडेंस पे रिलाय करके देयर मे बी सम पॉसिबिलिटी जहां पे सिर्फ डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल हो, कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अवेलेबल ना हो, ठीक है, तो डायरेक्ट एविडेंस पे रिलाय करके हम एक्यूज्ड को कन्विक्ट कर सकते हैं। यस, वी कैन वेरी वेल डू इट, ठीक है, बट नॉट इन ऑल केसेस, ठीक है, ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, एक्सेप्शनल सिचुएशंस we can convict the accused on direct evidence only. That is, suppose a person saw, ठीक है, किसी इंसान ने देखा एक क्राइम कमिट होते हुए, उसने कोर्ट में आके टेस्टिमनी दी कि हाँ मैंने क्राइम कमिट होते हुए देखा था, ये बंदा जो है ये चाकू लेके उसके पीछे भाग रहा था, ठीक है, और चाकू मेरे सामने इसने कम से कम 10 बार उसके पेट में मारा था। अब अगर आप किसी को 10 बार चाकू मारते हुए देख रहे हो पेट में, तो यहां पे आपको ये तो क्लियर हो गया ना कि इंटेंशन है उसका मारने का। इज दैट क्लियर? तो ऐसे सिचुएशन में हम डायरेक्ट एविडेंस पर रिलाय करके भी एक्यूज्ड को कन्विक्ट कर सकते हैं। नाउ देयर मे बी ए सिचुएशन, सपोज ए एंड बी, ठीक है, दो लोग हैं, हाँ, ए एंड बी दो लोग हैं, ठीक है। अब ए ना बी को कहता है कि भाई मेरे पास ना एक नकली नाइफ है। आपको पता है एक नकली नाइफ होता है जिसको लाइक अगर आप दबाते हो ना तो जो उसका आगे का जो लोहे वाला पोर्शन होता है वो अंदर चले जाता है, ठीक है। वो बी को कहता है देखो मेरे पास एक नकली नाइफ है, मैं इसको खरीद के लाया हूँ मार्केट से, चल इसको ट्राई करते हैं। अब इसी में ना ए जब ट्राई करता है बी के ऊपर तो वो नाइफ अंदर नहीं घुसती और वो सीधा बी के चेस्ट में घुस जाती है और सीधा उसके हार्ट को वो पेनिट्रेट कर देती है। अब जैसे ही वो उसके हार्ट को पेनिट्रेट करती है देयर विल बी अ पूल ऑफ ब्लड, ठीक है, एंड बी डाइड बिकॉज ऑफ दिस। अब ये सारी चीजों को ना सी ने विटनेस किया, ठीक है, सी ने विटनेस किया कि ए जो है वो बी को चाकू मार रहा है। सी गया कोर्ट में, वहां पे टेस्टिमनी दी कि हाँ मैंने देखा था कि ए जो है वो बी को चाकू मार रहा था। बट यहां पर क्या ए इंटेंशनली बी को मारना चाह रहा था? द आंसर इज नो, दे वर जस्ट प्लेइंग विद अ फ्रॉड नाइफ, ठीक है, विद अ फॉल्स नाइफ की मतलब लेट्स सी कि अगर तुम्हारे अंदर घुसाता हूं तो क्या होगा, देखो ये अंदर चला जाएगा, ये सब चीजें। बट वो चाकू अंदर नहीं गया और बी की डेथ हो गई। तो यहां पर सी ने टेस्टिमनी दी, सी एक ऑक्यूलर एविडेंस लेके आया है, सी एक आई विटनेस टेस्टिमनी दे रहा है। तो क्या यहां पर सी की सोल टेस्टिमनी पे हम ए को कन्विक्ट कर सकते हैं? द आंसर इज नो, हम यहां पे नहीं कर सकते। एंड दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ठीक है। आपको यह समझ में आ गया ना कि सिर्फ डायरेक्ट एविडेंस के बेसिस पर हम कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस में कर सकते हैं किसी को कन्विक्ट, लेकिन ये कोई जनरल रूल नहीं है कि अगर डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल है तो हम उसको कन्विक्ट कर दें। जनरली हमें कोरॉबरेट करना पड़ता है डायरेक्ट एविडेंस को थ्रू सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, सी लिख दे रहा, थ्रू सर्कमस्टेंशियल एविडेंस टू कन्विक्ट द एक्यूज्ड। इज दैट क्लियर? कि ये जनरल रूल नहीं है कि डायरेक्ट एविडेंस के थ्रू ही हम एक्यूज को कन्विक्ट कर सकते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि आपको डायरेक्ट एविडेंस को कोरॉबरेट करना पड़ता है ताकि इंटेंशन बाहर निकल के आ सके। अगर इंटेंशन आप प्रूव नहीं कर पाओगे तो वहां पर हम कैसे कह सकते हैं कि उस इंसान ने मर्डर का ऑफेंस कमिट किया है? बिकॉज इंटेंशन जो है वो एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है मर्डर के ऑफेंस के लिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का रोल यहां पर क्या है? देखिए, जब हम बात करते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को हम कह सकते हैं दैट दे आर द सराउंडिंग फैक्ट्स, ठीक है, सराउंडिंग फैक्ट्स इन द कंटेक्स्ट की मतलब देयर आर सम फैक्ट्स which are giving us an inference that the accused has committed the offense. Accused has committed the offense. Is that clear? So circumstantial evidence can also be called as surrounding facts which gives us an inference that the accused has committed the offense. And circumstantial evidence में आपको हर केस में रिलाई करना पड़ता है only in some exceptional situations जहां पे हम डायरेक्ट एविडेंस पे ही सिर्फ accused को कन्विक्ट कर सकते हैं। Is that clear? ठीक है, ओके। सो
हाँ, जब हम बात करते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की, तो आपको एक चीज दिमाग में रखना है, बहुत ध्यान में रखना है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की ना एक चेन होती है। ठीक है, एक चेन होती है। जैसे मैं आपको बताता हूं, क्राइम कमिट करने से पहले एक्यूज का क्या कंडक्ट था, प्रीवियस कंडक्ट। ठीक है, क्राइम कमिट करने के बाद एक्यूज का क्या कंडक्ट था, सब्सिक्वेंट कंडक्ट। एक्यूज्ड का क्या ड्राइविंग फोर्स था जिसकी वजह से उसने वो क्राइम कमिट किया, मोटिव। ठीक है, एक्यूज किसी क्राइम को कैसे कमिट करेगा, इंटेंशन। ठीक है, एक्यूज्ड को यह बात पता है कि अगर मैं ये एक्ट करता हूं तो मेरे एक्ट से सामने वाले इंसान की डेथ कॉज हो सकती है, नॉलेज। ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये सारी की सारी चीजें रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। अब अगर इन रेलेवेंट फैक्ट्स को हम अपने संतोष कुमार सिंह से कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, प्रीवियस कंडक्ट क्या था यहां पे, एक्यूज का कंटिन्यूअस इंटरफेरेंस इन द लाइफ ऑफ प्रियादर्शनी मट्टू। सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या था, लाइंग अबाउट द इंजरी ऑन हिज राइट हैंड। मोटिव क्या था, इधर टू हैव हर और ब्रेक हर। इंटेंशन क्या था, बताइए इसमें इंटेंशन क्या था उसका। इंटेंशन ये था बिकॉज ही वॉन्टेड टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर, शी डिनाइड, सो ही स्ट्रैंगुलेटेड हर विद अ हीटर वायर। एंड नॉलेज, अगर आप किसी का गला हीटर वायर से टाइट से खींच रहे हो, मतलब उसको बांध के वहां पे टाइट से खींच रहे हो, तो क्या आपको नॉलेज नहीं है कि इससे सामने वाले की डेथ कॉज हो सकती है, बिल्कुल है। सो these were the relevant facts in the संतोष कुमार सिंह केस। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या ये रेलिवेंट फैक्ट्स जो हैं ये एक चेन को कंप्लीट कर रहे हैं, वेदर दीज रेलिवेंट फैक्ट्स आर कंप्लीटिंग द चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। द आंसर इज यस। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की चेन कंप्लीट हो। कैसे कंप्लीट हो, मतलब मान लो आपने ना यहां पे हर चीज प्रूव कर दिया, आपने दिखा दिया देखो यहां पर प्रीवियस कंडक्ट था, आपने दिखा दिया देखो यहां पे सब्सिक्वेंट कंडक्ट था, आपने मोटिव भी दिखा दिया, लेकिन आप ये नहीं प्रूव कर पाए कि एक्यूज जो था वो उस समय जो डिसीज्ड है उसके घर के आसपास प्रेजेंट था। आप ये प्रूव ही नहीं कर पाए, आपने हर चीज प्रूव कर दिया, आपने प्रीवियस कंडक्ट प्रूव कर दिया, आपने सब्सिक्वेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस दिन ऑफेंस कमिट हुआ था, दैट इज ऑन 23 जनवरी 1996, उस दिन एक्यूज अपने क्लासेस के लिए लेट था आयला इंस्टीट्यूट में। सपोज उस दिन एक्यूज अपने क्लासेस के लिए लेट नहीं होता, वो टाइम पे पहुंच गया होता क्लासेस के लिए। ठीक है, अब जो उसका कॉलेज था और जो प्रियादर्शनी मट्टू का जो घर था उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा था। अब अगर आप ये इन्फ्रेंस ड्रॉ करते कि एक्यूज जो है वो घर पे भी था और साथ में कॉलेज में भी था, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, एक इंसान दो जगह पे प्रेजेंट तो रह नहीं सकता है। तो सपोज अगर प्रोसिक्यूशन ने ये चीज, सॉरी डिफेंस ने ये चीज कंक्लूसिवली प्रूव कर दिया होता कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑफेंस एक्यूज जो है वो कॉलेज में प्रेजेंट था, तो क्या यहां पे चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो ब्रेक नहीं हो जाता, ब्रेक हो जाता बिल्कुल। तो यहां पर जो ये इंटेंशन था और ये जो नॉलेज था, ठीक है, ये सारा खत्म हो जाता। और जहां पे चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ब्रेक हो जाएगा, वहां पर जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो हम एक्यूज को देंगे। ठीक है, क्योंकि इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द prosecution the responsibility of the prosecution is to prove the case of the prosecution beyond reasonable doubt। ठीक है, आपको एक छोटी सी भी कड़ी नहीं छोड़नी है जिससे ये इन्फ्रेंस ड्रॉ हो सके कि एक्यूज ने वो पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट नहीं किया है, जिसके लिए उसके ऊपर एलिगेशन लगाए कि तुमने ये ऑफेंस कमिट किया है। तो प्रोसिक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट दे हैव टू प्रूव देयर केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो आई होप आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की रिलेवेंस समझ में आ गई होगी, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की चेन हम कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और इसका जो चेन है, दिस पर्टिकुलर चेन मस्ट बी कंप्लीटेड, स्पेशली इन द केस जहां पर आपके पास डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल ना हो। और अगर आपके पास डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल है तो क्या सिर्फ उसके बेसिस पर कन्विक्शन किया जा सकता है, द आंसर इज यस, लेकिन ओनली इन एक्सेप्शनल सिचुएशंस। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में डायरेक्ट एविडेंस को आपको कोरॉबरेट करना पड़ता है विद द रेलेवेंट फैक्ट्स टू प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट और टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द एक्यूज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट।
इज दैट क्लियर? ठीक है. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ अप्रेजल और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. ठीक है. दीज रूल्स, ये जो गोल्डन प्रिंसिपल है ऑफ अप्रेजल और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, इट हैज बीन गिवन बाय सर एल्फ्रेड विल्स. ठीक है. जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे टॉपिक मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं. अगर आपसे मेंस में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और फैक्ट इन इशू को अच्छे से डेलिबरेटली बहुत अच्छे समझाइए आप. ठीक है. तो आपको ये सारी की सारी चीजें ना उसमें इंक्लूड करनी पड़ेंगी, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे. ठीक है. सो गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ अप्रेजल और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. द फर्स्ट गोल्डन प्रिंसिपल इज द फैक्ट्स alleged as the basis of any legal inference shall be clearly proved and beyond reasonable doubts be connected to the fact in issue. फिर से पढ़ते सो क्या कह रहा है. The facts alleged as the basis of any legal inference shall be clearly proved and beyond reasonable doubts be connected to the fact in issue. It says कि अगर आप कोई भी relevant fact raise कर रहे हो in the court of law, ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर रेलिवेंट फैक्ट मस्ट बी कनेक्टेड टू द फैक्ट इन इशू एंड इट मस्ट बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. द रेलिवेंट फैक्ट मस्ट बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. बीआरडी लिख दिया मैंने शॉर्ट में. ठीक है. एंड दैट पर्टिकुलर रेलिवेंट फैक्ट मस्ट बी कनेक्टेड टू द फैक्ट इन इशू. जैसे मैंने आपको एक चीज बताया था, सेक्शन 168 का जो प्रोवाइजो 1 है, ये क्या कहता है. इट सेज that the judgment must be based upon relevant facts duly proved. तो अगर आप कोई भी relevant fact रेस करते हो किसी केस में, तो पहली चीज वो relevant fact जो है वो fact in issue से connected होनी चाहिए, and along with that particular fact must be proved beyond reasonable doubt. Only then the judgment can be based upon it. Is that clear? Second, the burden of proof is always on a party who asserts a fact which infers लीगल अकाउंटेबिलिटी. मतलब अगर आप कह रहे हो कि सामने वाले ने ऑफेंस कमिट किया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि आप प्रूफ करो ये चीज कि सामने वाले ने वो ऑफेंस कमिट किया है. इसमें और कुछ नहीं है डिलिब्रेट करने के लिए. ठीक है. थर्ड, इन ऑल केसेस द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी प्रोड्यूस्ड विच द नेचर ऑफ द केस एडमिट्स. अब इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, इसको हम कहते हैं बेस्ट एविडेंस रूल. इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. ठीक है. आई एम नॉट रेफरिंग टू द सेक्शंस, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, क्योंकि सेक्शंस में अगेन मैं आपको बता रहा, रेफर करना वुड मेक द लेक्चर लॉन्गर, और उसको हम लोग आगे कवर करेंगे, तो ही बस आपको एग्जांपल दे रहा हूं. ठीक है. बेस्ट एविडेंस रूल क्या कहता है, जैसे मैं आपको बताता हूं, जब कोई प्रोसीडिंग चल रही होती है, तो उस प्रोसीडिंग में आपको अलाउड है कि आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हो. ठीक है. आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हो. अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को मैं यहां पर इंडिकेट कर रहा हूं इस तरफ कि आपके पास सपोज कोई कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है. आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आप एज एन एविडेंस कोर्ट में यूज करना चाहते हो. तो बेस्ट एविडेंस रूल ये कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की ओरिजिनल कॉपी है, आप उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करिए. आपको पता है ना, देयर इज प्राइमरी एविडेंस एंड देयर इज सेकेंडरी एविडेंस. ठीक है. प्राइमरी एविडेंस हम कहते हैं किसी डॉक्यूमेंट के कंटेक्स्ट में, जब उस डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी आपके पास है, तो आप ओरिजिनल कॉपी प्रोड्यूस करिए. अगर इफ ड्यू टू एनी सर्कमस्टेंस, ड्यू टू एनी रीजन आपके पास प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल नहीं है, देन ओनली वी विल अलाउ यू टू रिलाई अपॉन द सेकेंडरी एविडेंस. सेकेंडरी एविडेंस मतलब क्या हो सकता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट की आपके पास एक फोटो कॉपी है. ठीक है. आपके पास एक फोटो कॉपी है उस कॉन्ट्रैक्ट की. तो यहां पर थर्ड क्या कहता है कि अगर कोई भी एविडेंस आपको प्रोड्यूस करना है, तो आप बेस्ट एविडेंस प्रोड्यूस करिए. आप ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट की जो फर्स्ट हैंड कॉपी है, ठीक है, या फिर जो फोटो कॉपी, आप उसको कोर्ट में लाइए. नहीं, अगर आपके पास ओरिजिनल कॉपी अवेलेबल है, तो आप ओरिजिनल कॉपी ही लेके आइए. अगर नहीं है, तब सेकेंडरी एविडेंस लेके आइए, और अगर नहीं है, तब हम सेकेंडरी एविडेंस को बेस्ट एविडेंस मानेंगे. इज दैट क्लियर? फोर्थ, इन ऑर्डर टू जस्टिफाई the inference of guilt, the inculpatory facts must be incompatible with the innocence of the accused. पहले यहीं तक समझते हैं. In order to justify the inference of guilt, the inculpatory facts, देखिए दो प्रकार के फैक्ट्स होते हैं, inculpatory and
एक्सकल्पेटरी, ठीक है। इनकल्पेटरी फैक्ट्स या इनकल्पेटरी स्टेटमेंट्स हम उसे कहते हैं जो कि विच इंडिकेट टुवर्ड्स द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड, ठीक है। एंड एक्सकल्पेटरी फैक्ट्स हम उसे कहते हैं विच इंडिकेट टुवर्ड्स द इनोसेंस ऑफ द एक्यूज्ड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अब देखिए यहां पर ना हम इनकल्पेटरी फैक्ट की बात कर रहे हैं, हम यहां पर स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास कोई भी ऐसा फैक्ट है जो ये दिखाता है, मतलब द फैक्ट कैन ईदर बी टू, इट कैन ईदर बी मेंटल और फिजिकल, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी मेंटल या फिजिकल ऐसा फैक्ट है जो कि ये दिखाता है कि अक्यूज ने क्राइम कमिट किया है, ठीक है। और अगर कोई एक्सकल्पेटरी फैक्ट है, मतलब कोई ऐसा फैक्ट है जो ये दिखाता है कि अक्यूज ने वो क्राइम कमिट नहीं किया है, तो ये तो फैक्ट हो गया। आप स्टेटमेंट पे आते हैं। इनकल्पेटरी स्टेटमेंट ये होता है जब मैं कोई बात कह रहा हूं और उस बातों में मैंने ये कहा है कि हाँ मैंने ही वो ऑफेंस कमिट किया है, तो इसको हम कहते हैं इनकल्पेटरी स्टेटमेंट। अब मैं कोई स्टेटमेंट दे रहा हूं जहां पे मैं कह रहा हूं कि सामने वाले ने ऑफेंस कमिट किया है, तो इसको मैं कह रहा हूं एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट। जब मैं कहता हूं सामने वाले ने ऑफेंस कमिट किया है, तो मैं ये दिखा रहा हूं कि मैं इनोसेंट हूं और सामने वाला गिल्टी है। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द इन्फ्लुएंस ऑफ गिल्ट द इनकल्पेटरी फैक्ट्स मस्ट बी इनकम्पैटिबल विद द इनोसेंस ऑफ द एक्यूज्ड। मतलब जो भी इनकल्पेटरी, जो भी आप ऐसे फैक्ट लेके आ रहे हो जो कि इस तरफ इंडिकेट कर रहा है कि एक्यूज ने क्राइम कमिट किया है, वो फैक्ट इनकम्पैटिबल होना चाहिए, मतलब वो फैक्ट कंपैटिबल नहीं होना चाहिए विद द इनोसेंस ऑफ द एक्यूज्ड। मतलब कि इनकल्पेटरी फैक्ट है तो वो ऐसा होना चाहिए कि जो दिखाए कि एक्यूज ने क्राइम कमिट किया, ये ना दिखाए कि एक्यूज ने क्राइम कमिट नहीं किया और वो इनोसेंट है, ठीक है। एंड मस्ट बी incapable of any hypothesis other than the guilt of the accused, and that particular inculpatory fact must be indicating towards the hypothesis that the accused is guilty. Next, if there is any reasonable doubt regarding the guilt of the accused, then the accused is entitled to be acquitted. ये बात मैंने आपको बहुत बार बताया कि अगर कोई छोटा सा भी डाउट प्रीपोनेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्रिएट कर देता है एक्यूज, ठीक है, तो यहाँ पर जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो एक्यूज को दिया जाएगा और उसको एक्विट कर दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। सो दीज वर द golden principles of appraisal of circumstantial evidence. Now let's move towards the पंचशील रूल। देखिए पंचशील रूल में ना कुछ समझाने के लिए है नहीं, यही जो गोल्डन प्रिंसिपल्स दिए थे सर एल्फ्रेड ने, इसी को एक प्रकार से अपने वर्ड्स में सुप्रीम कोर्ट ने रीआइट्रेट कर दिया, ठीक है। तो आइए इसको भी समझते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ इस पर्टिकुलर केस के रिगार्डिंग, ठीक है, हनुमंत वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। कई लोगों को, अब जिन्होंने ये पंचशील रूल पढ़ा है उनको ये डाउट होगा, ठीक है, हाँ, जिन्होंने भी ये पंचशील रूल पढ़ा है उनको ये डाउट होगा कि पंचशील रूल जो है वो हनुमंत वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में नहीं आया है, वो बल्कि आया है शरद बिरदी चंद शारदा केस में। मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। हनुमंत वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश जो केस है, इसकी जजमेंट आई थी 1952 में, ठीक है। इट वॉज 3 जज बेंच एंड मेहर चंद महाजन जस्टिस was the one who pronounced the judgment, ठीक है। एंड जो आपका दूसरा केस है मैं आपको बता देता हूं, एक सेकेंड। और जो आपका दूसरा केस है शरद बिरदी चंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 सुप्रीम कोर्ट, 3 जज बेंच, एस मुर्तजा, फजल अली जस्टिस, ठीक है। लोगों को ये बहुत बड़ा डाउट है कि शरद बिरदी चंद शारदा जो है वो लैंडमार्क जजमेंट है विद रिगार्ड टू पंचशील रूल। मैं इसको क्लियर कर देता हूं, इट इज हनुमंत वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, बिकॉज ये 1952 में आया था और ये 1984 में आया था, और जो भी पॉइंट्स यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे इसको यहां पर रीआइट्रेट किए गए थे। तो जो रीआइट्रेट कर रहा है वो लैंडमार्क जजमेंट होगा, या फिर जहां पे पॉइंट दिया गया है वो लैंडमार्क जजमेंट होगा जहां पे पॉइंट दिया गया है, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं यहां पे क्या है पंचशील रूल के पॉइंट्स। The circumstances from which
the circumstances from which the conclusion of guilt to be drawn should be fully established or fully proved. मैंने अभी आपको बताया था ना ये चीज कि chain of circumstantial evidence जो है it must be completed. The circumstances concerned must and should be fully established and not may be established. मतलब अगर आप circumstantial evidence की chain को बना रहे हो, ठीक है, तो आपको किसी भी relevant fact को ऐसे लेके नहीं चलना है कि ये शायद हुआ होगा, ठीक है, मतलब जो एक्यूज्ड है वो अपने कॉलेज में प्रेजेंट है, ठीक है, नहीं शायद ये आके मर्डर कर दिया होगा, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा. आपको लाइक फुल्ली स्टैब्लिश करना पड़ेगा चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को. ओनली देन हम वहां पर एक्यूज्ड को गिल्टी मानेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, द फैक्ट सो स्टैब्लिश्ड शुड बी कंसिस्टेंट ओनली विद द हाइपोथेसिस ऑफ द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड एंड दे शुड नॉट बी एक्सप्लेनेबल रिगार्डिंग एनी अदर हाइपोथेसिस. मेरे ख्याल से तो समझाने की जरूरत नहीं है. थर्ड, द सर्कमस्टेंसेस दस प्रूव्ड मस्ट बी ऑफ अ कंक्लूसिव नेचर एंड टेंडेंसी. जो भी सर्कमस्टेंसेस आपने प्रूव किए वो कंक्लूसिवली प्रूव होना चाहिए. मतलब उसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि मे बी दिस इज हैपेंड और मे बी दिस इज नॉट हैपेंड वाला. आपको कंक्लूसिवली विद एविडेंस, दैट इज ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू यू हैव टू कंक्लूसिवली प्रूव द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. ठीक है. नेक्स्ट, द सर्कमस्टेंसेस शुड एक्सक्लूड एवरी अदर हाइपोथेसिस एक्सेप्टिंग द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड. ठीक है. जो आप सर्कमस्टेंसेस प्रूव करना चाहते हो वो सारे के सारे हाइपोथेसिस को हटा दे. मतलब यह हाइपोथेसिस नहीं निकल के आना चाहिए कि शायद से एक्यूज जो है वो इनोसेंट है. सिर्फ एक हाइपोथेसिस निकल के आना चाहिए कि एक्यूज ने ही क्राइम कमिट किया है. नेक्स्ट, there must be a chain of circumstantial evidences so complete as not to leave any reasonable ground consistent with the innocence of the accused. ठीक है. There must be a chain of circumstantial evidences so complete as not to leave any reasonable ground consistent with the innocence of the accused and must show that in all human probability the act must have been committed by the accused. ठीक है. ये वही सेम बात कह रहा है कि जो भी आप circumstantial evidence की चेन बना रहे हो, ठीक है, वो कोई भी ऐसा रीजनेबल ग्राउंड नहीं छोड़ना चाहिए जो कि ये दिखाए कि एक्यूज ने शायद वो ऑफेंस कमिट नहीं किया है. ठीक है. एंड इन ऑल ह्यूमन प्रोबेबिलिटी, दैट इज इवन अ like layman person would conclude this that this particular person has committed the offense. ऐसी probability आपको निकाल के लानी है. ठीक है. Only then we will be of the opinion that the accused has committed the offense. Is that clear? Okay. नाउ द नेक्स्ट केसेस. अब ये जो केसेस मैं आपको बता रहा हूं इसको आप लोग बस नोट कर लीजिएगा. ठीक है. बिकॉज यहाँ पे पंचशील रूल के रिगार्डिंग थोड़ी डिस्कशन हुई है. ठीक है. बट वही चीजों को रिआइट्रेट किया गया, उसमें कुछ नया नहीं लिखा है. बस ये शिवाजी साहब राव बोबड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक केस है. ठीक है. इट इज 1973 सुप्रीम कोर्ट, 3 जज बेंच, V.R. Krishna Iyer. V.R. Krishna Iyer justice was the one who pronounced the judgment. यहाँ पर क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? The Supreme Court observed that it is the duty of the prosecution to elevate its case from the realm of may be true to must be true. Thus, it is the burden of proof of the prosecution to prove the case beyond reasonable doubts. भाई सेम चीजें रिआइट्रेट की है कोर्ट ने. ठीक है. अब मैं कुछ केसेस आपको और बता दे रहा हूं. एक है आपका देवीलाल बापूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 2019 सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. इट वॉज 3 जज बेंच, ऑनरेबल CJI रंजन गोगोई. ठीक है. इन सब केसेस में कोई नई बात नहीं कही गई है. बस जो वो पंचशील रूल जो हनुमंत वाले केस में दिया गया है, हनुमंत वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में, सिर्फ इन्हीं को रिआइट्रेट किया है. बट क्योंकि ये रीसेंट जजमेंट है तो इनको आप अपने मेल्स में कोट करोगे तो ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे. नेक्स्ट, रमेश दासू चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2019 सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. अब मैं वो सब नहीं लिख रहा, वो आप लोग जजमेंट के थ्रू देख लीजिएगा कि कितना का कोरम क्या था और किसने जजमेंट प्रोनाउंस किया था. ठीक है. एंड दिस इज द लेटेस्ट जजमेंट, राहुल वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली. ठीक है. इट इज 2023 सुप्रीम कोर्ट. जज का नाम बता दे रहा बस, चलिए पूरा लिखवा दे रहा, बेला एम त्रिवेदी जस्टिस. ठीक है. एंड इट वॉज 3 जज बेंच. इज दैट क्लियर? ठीक है. तो ये
आज के टॉपिक्स थे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, पंचिल रूल एंड गोल्डन अप्रेजल ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बाय सर एल्फ्रेड विल्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है। ठीक है, हमें ये समझना है कि पहले क्या आता है। ठीक है, पहले क्या आता है इन द कंटेक्स्ट, लाइक वेदर एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस कम्स फर्स्ट, वेदर रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस कम्स फर्स्ट, वेदर एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट कम्स फर्स्ट, और वेदर रिलायबिलिटी ऑफ फैक्ट कम्स फर्स्ट। ठीक है, ये सारी चीजें हमें समझनी है। इन सारे टॉपिक्स को भी अच्छे समझेंगे। अभी हम लोग बेसिकली ना फैक्ट और फैक्ट इशू की डिस्कशन पे है। ठीक है, इसको अभी हम लोग ने कंक्लूड नहीं किया, इसको हम लोग को लाइक एग्जॉस्टिवली कंक्लूड करने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मेंस प्रीलिम्स दोनों के लिए ही। तो इस आई गेस इट इज इंपॉर्टेंट कि 2-3 लेक्चर इसमें और लगे इसको कंप्लीट करने में, बट आई गेस 2 लेक्चर और लगेगा इसको प्रॉपरली कंप्लीट करने में। देन वी विल मूव टुवर्ड सेक्शन 141 एंड सेक्शन 168, एंड 168 को हम लोग पढ़ेंगे विद सेक्शन 348 ऑफ BNSS। ठीक है, एंड सेक्शन 351 ऑफ BNSS। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगेन मैं आपको बता रहा, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।